हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो मैस्लो का सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे। जो मैस्लो का सिद्धांत आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में जानेंगे कि मैस्लो ने अपने सिद्धांत को किस तरह दिया, किस किस क्रम पे रखा, कौन उच्च स्तर है, कौन निम्न स्तर है, किस तरह से उसको व्यवस्थित किया गया, क्या क्या चीज़ें आई उसके करने में, किसकी इसने आलोचना की, किस सिद्धांत को इसने कटु आलोचना के बाद अपने इस सिद्धांत को दिया है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करना होगा, जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जितने लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें। जितने लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है वो सारे लोग हमारे वीडियो को तत्काल शेयर कर दें। जितने लोग और जो लेट से अभी जुड़ रहे हैं वो भी हमारे वीडियो को शेयर करें। कम से कम 5 लोगों को आप जोड़ें तो मैस्लो का जो सिद्धांत है वो सारे लोग जानें कि मैस्लो के सिद्धांत में कैसे कैसे चीज़ें आई। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा रहता कौन सा है कि जितने मनोवैज्ञानिक हैं कम से कम वो किस देश के हैं, आप लोग जानते रहें किस देश के हैं। तो अब्राहम जो मैस्लो हैं, मेरा पहला प्रश्न यही है, अब्राहम मैस्लो किस देश के निवासी हैं? किस देश के निवासी हैं भाई, जल्दी बताइए किस देश के निवासी हैं। जैसे आप लोग किस देश में रहते हैं तो बहुत सारा उत्तर आएगा भारत। कोई ऐसा भी है जो इस देश में ना पैदा होकर कहीं और पैदा हुआ बाद में भारत में चला आया हो? ऐसा फिलहाल जो जुड़े हैं वो तो नहीं हैं, ठीक, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। हो तो भाई अलग बात है, मैं नहीं जानता होगा। तो ये अब्राहम मैस्लो, जॉन अब्राहम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब्राहम मैस्लो की बात कर रहा हूँ। नहीं तो आपको लगे कि जॉन अब्राहम की मैं बात कर रहा हूँ तो आप कह दें कि भारत में ही जन्मे थे, तो मैं उनकी नहीं, अब्राहम मैस्लो की बात कर रहा हूँ कि किस देश के निवासी हैं भाई, किस देश के। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जिस चीज़ का आपको उत्तर ना याद हो और ऑप्शन में क्या हो, अमेरिका, जिस चीज़ का आपको उत्तर ना याद हो उस चीज़ में अगर अमेरिका ऑप्शन में हो तो 70% वो उत्तर सही जाता है। यानी आप अब्राहम मैस्लो को नहीं जानते रहते, यहाँ रूस लिखा होता है, यहाँ अमेरिका लिखा होता है, यहाँ ब्रिटेन लिखा होता, तो किसका उत्तर देते आप? तो आप उत्तर देते अमेरिका। अब पता हो गया कि ये कहाँ के रहने वाले थे। अमेरिका में कहाँ? ये न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। और इनका जो पढ़ाई लिखाई थी अमेरिका में ही, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे ये पढ़े लिखे थे। और किस सन में इन्होंने पीएचडी किया था अब्राहम मैस्लो ने? अब एक प्रश्न एक बार यही पूछ दिया था इसलिए इस प्रश्न को मुझे रखना पड़ा। अब्राहम मैस्लो ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था? आप ये बताइए किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था भाई? तो जहाँ, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो थार्नडाइक वाली देखे होंगे तो थार्नडाइक जहाँ से पढ़ के ये पीएचडी प्राप्त किए थे उस वहीं से ये भी अब्राहम मैस्लो भी वहीं से पीएचडी किए हैं। तो भाई आप अब मेरी जो क्लास प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी की पड़ी हुई है अब थार्नडाइक की, तो वो उस क्लास में देख के आपको पता चल सकता है। फिलहाल आप बताइए, अगर मेरी क्लास आप ध्यान से ज़रूर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि थार्नडाइक ने पीएचडी किस विश्वविद्यालय से किया था। तो उसी यूनिवर्सिटी से, उसी विश्वविद्यालय से अब्राहम मैस्लो जी ने भी पीएचडी किया। कौन सा यूनिवर्सिटी है? कोलंबिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये क्या करते हैं, ये पीएचडी करते हैं। पीएचडी करने के बाद ये किस इस पे, ये मनोविज्ञान में पीएचडी करते हैं। सब्जेक्ट अगर पूछे किस सब्जेक्ट में तो ये सब्जेक्ट मनोविज्ञान में ये पीएचडी करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि ये किसकी आलोचना करके, किस सिद्धांत की आलोचना करके अपना मानवतावादी सिद्धांत देते हैं। किस सिद्धांत की आलोचना करके ये मानवतावादी सिद्धांत देते हैं? किस सिद्धांत की
आलोचना करके मानवतावादी सिद्धांत देते हैं। किस सिद्धांत की आलोचना करके? जल्दी बताइए, किस सिद्धांत की आलोचना करके ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देते हैं? तो ये जो देते हैं व्यवहारवाद, व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं ये, वह मनोविश्लेषणवाद की ये कटु आलोचना करते हैं, कटु आलोचना। ठीक, ये इसकी कटु आलोचना करते हैं। ये जो दोनों सिद्धांत हैं, व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद, इन्हीं दोनों सिद्धांतों की ये कटु आलोचना करते हैं। इन दोनों सिद्धांतों की आलोचना करने के बाद अपना कौन सा सिद्धांत देते हैं? मानवतावादी सिद्धांत देते हैं। कौन सा सिद्धांत? मानवतावादी सिद्धांत। इसमें क्योंकि इसके व्यवहारवाद में व्यवहारों की व्याख्या की गई थी और विश्लेषणवाद में किस तरह की चीज़ें किस तरह से उसको एडजस्ट करके रखी जाती है, विश्लेषणवाद की बात कही गई थी। और अब ये जो अब्राहम मैस्लो हैं, एक आध्यात्मिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब्राहम मैस्लो जो हैं, मैस्लो हैं जो आध्यात्मिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब्राहम मैस्लो जो हैं, ये आध्यात्मिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इनका जो लगाव था लोगों से। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि ये मंदिर के, चाहे चर्च के, चाहे गिरजाघर के, चाहे किसी चीज़ के ये बहुत पुजारी थे, ना ना ना, उसकी बात नहीं है। ये किसके पुजारी थे? ये मानवतावाद के पुजारी थे। और मानवतावाद को अध्यात्म से जोड़ के इन्होंने काम किया, और उस काम को क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक मनोविज्ञान। और आध्यात्मिक मनोविज्ञान जब इन्होंने इस पर कार्य किया, तो अब्राहम मैस्लो को ही आध्यात्मिक मनोविज्ञान का जनक मान लिया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें इसकी हैं कि कैसे कैसे मनोविज्ञान में ये चीज़ें होती रहीं, कैसे कैसे कार्य होते रहें। ठीक, अब्राहम मैस्लो किस देश के निवासी हैं? सबसे पहला प्रश्न यही है मेरा। अब्राहम मैस्लो क्या है, किस देश के? आप बता सकते हैं ये अमेरिका के हैं। अगला प्रश्न आपसे यही पूछ दे कि अब्राहम मैस्लो ने अपने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया? तो आप कहेंगे कोलंबिया विश्वविद्यालय से। वो पूछेगा कि सब्जेक्ट कौन सा, मतलब किस विषय में किए थे, तो आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में ये किए थे पीएचडी। किस सन में भाई? सन अगर पूछ दें तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, सन 1934 ईस्वी में, सन 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका यही पूछ लेगा किस सिद्धांत की आलोचना करके मानवतावादी ये सिद्धांत अपना देते हैं? तो आप कहेंगे व्यवहारवाद व मनोविश्लेषणवाद का ये कटु आलोचना करते हैं, और उसके विरोध में ये अपना मानवतावादी सिद्धांत देते हैं। अगला प्रश्न कह दे कि ये इन्होंने किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो आप कहेंगे आध्यात्मिक मनोविज्ञान सिद्धांत जो है उसके जनक माने जाते हैं। और आध्यात्मिक से मैंने ये चीज़ें कही कि ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये मानवतावाद को अध्यात्म की बात करते हैं, मानवतावाद को अध्यात्म से जोड़ के। अध्यात्म क्या है इनके लिए? वो मानव के समस्याएं, मानव का व्यवहार, मानव के नैतिक आचरण, इस तरह की चीज़ें इनके लिए आध्यात्मिक चीज़ें कहलाती हैं। तो ये इनका सिद्धांत है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही हैं। अब इनके सिद्धांत के बहुत सारे उपनाम हैं, आप बता सकते हैं? ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। ये अभी तक स्क्रीनशॉट हो गया। इनके सिद्धांत के बहुत सारे उपनाम हैं, वो सिद्धांत एक बार हमको बता दीजिए जी, कमेंट के माध्यम से वो सिद्धांत बताइए, वो सिद्धांत बताइए, वो कमेंट के माध्यम से। उपनाम पहला है मांग का सिद्धांत, दूसरा है आवश्यकता का सिद्धांत,
अगला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगला है नाभिकीय का सिद्धांत। ठीक, ये और भी सिद्धांत है, और भी आप बताइए। संपूर्ण गत्यात्मकता का सिद्धांत, पदानुक्रम का, मतलब ये सारे इनके सिद्धांत जो मानवतावादी सिद्धांत हैं, इन सारे सिद्धांतों के ये उपनाम है। पहला है मांग का सिद्धांत। ये मांग का सिद्धांत किसके साथ मिलकर दिए थे? तो मार्गन एवं मुरे जो टीएटी जो कार्ड होता है, व्यक्तित्व परीक्षण आप देखते होंगे, उन्होंने भी ये सिद्धांत दिया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, ठीक, आप किसके अंतर्गत? ये व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आएगा, ये मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं आवश्यकता, इसको नीड थ्योरी भी कहते हैं। आवश्यकता का सिद्धांत अक्सर एग्जाम में इंग्लिश वर्ड देता है, यानी नीड थ्योरी भी इसको कहते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत भाई, ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात करते हैं। तो यानी मोटिवेशन थ्योरी, नाभिकीय एक नाभिकीय सिद्धांत, मतलब सारे सिद्धांतों का एक होल पार्ट होता है और जिससे ये सिद्धांत जुड़े हैं। संपूर्ण गत्यात्मकता का सिद्धांत, होल डायनेमिक थ्योरी, मतलब संपूर्ण गत्यात्मक, क्या ये सिद्धांत किस तरीके से गतिशील रहता है और किस तरह से हमेशा ये वर्क करता रहता है। पदानुक्रम का सिद्धांत, ये सिद्धांत एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वर्क करता है, क्या चीज़ें हमको पहले चाहिए, क्या उसकी पूर्ति होने के बाद दूसरी चीज़ चाहिए, क्या पूर्ति होने के बाद तीसरी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए इस सिद्धांत को मानव के अंतर्गत जो आवश्यकताएं होती हैं, ये सारे सिद्धांत, ये सारी बातें ये कहते हैं। लेकिन ये सिद्धांत अलग अलग नहीं हैं। ये जितने भी सिद्धांत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। चाहे आप इनमें से कोई एक नाम लीजिए, बात वही है। एक ही व्यक्ति के अनेकों नाम हो सकते हैं। जिस तरह से पर्यायवाची होता है ना, जैसे भगवान शिव के अनेक नाम होते हैं, ठीक उसी तरह एक ही व्यक्ति के सारे नाम हैं। चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, बात कर रहा है वो पदानुक्रम का सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत कह रहा है, मांग का सिद्धांत कह रहा है, आवश्यकता का सिद्धांत कह रहा है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत कह रहा है। बात सारी चीज़ें एक ही कह रहा है, ये अलग अलग नहीं कह रहा है। तो इसीलिए ये क्या कहता है कि ये सारे हमारे जो सिद्धांत हैं, ये इसके उपनाम हैं। ये लोग अलग अलग उपनाम इसका दे दिए हैं। ठीक, ये एक बार और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इस सिद्धांत का एक ग्राफ होता है। ठीक, इस सिद्धांत का एक ग्राफ होता है। उस ग्राफ को आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ हमारी क्लास में वो ग्राफ आज जान लेंगे। तो पहला है 1 2 3 4 5। ठीक, ये 5 ग्राफ है। और ये ग्राफ कैसे जाता है? निम्न से उच्च स्तर की ओर। ये आरोही क्रम में होता है। प्रश्न देखिए कहीं से भी पूछे, आरोही क्रम, यानी प्रश्न पहला पूछ दे कि इस सिद्धांत को उच्च से किस स्तर की तरफ जाता है। प्रश्न यही रहे, यह सिद्धांत किस तरह से वर्क करता है, निम्न से उच्च की ओर या उच्च से निम्न की ओर या दोनों तरफ या इनमें से सभी। तो आप कहेंगे जो मानवतावादी सिद्धांत है निम्न से उच्च स्तर की ओर फंक्शन करता है। आप सीटेट उठा के देख लीजिएगा, उसमें इससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं। सीटेट में आपके 2 से 3 प्रश्न इससे आते हैं। चाहे ये पूछ ले निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जाता है, चाहे मैस्लो का जो सिद्धांत है वो उनके उपनाम पूछ ले, वो आ जाता है। एक एक चीज़ें मैंने वो चीज़ें बता दी। ये पूछ ले कि किस क्रम में लिखा जाता है, यानी आरोही में लिखा जाता है कि अवरोही क्रम में लिखा जाता है, ये भी हो सकता है। पूछे उसके कितने क्रम होते हैं,
उसके कितने क्रम होते हैं? तो 5 क्रम होते हैं। काउंट कहाँ से करते हैं? यहाँ से अगर बॉक्स के अंदर करते हैं तो 3, 4, ये 5, ये पाँचों हैं। मतलब अब जो मानवता का जो मानवतावादी सिद्धांत है, जो नीड थ्योरी है, वो कितने उसके क्रम हैं? तो आपका उत्तर होगा 5। अब पांचों क्रम को हम एक एक करके जानते हैं, पांचों क्रम को एक एक करके। जो पहला है क्रम, उसका क्या नाम है? दैहिक मांग। मांग समझते हैं ना, हाई वाला नहीं, जिसमें सिंदूर देखा भर दिया। ठीक, सिंदूर देखा भर दिया, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो वाला मांग नहीं। मांग का मतलब कोई सामान किसी से मांगते हैं, किसी चीज़ की, कहते हैं ना समाज में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वही डिमांड है, वही डिमांड है, न कि हाई वाला मांग। ठीक, तो यहाँ दैहिक मांग। दैहिक मांग से आप क्या समझते हैं भाई? दैहिक मांग से क्या समझते हैं? तो दैहिक मांग से ये चीज़ें हैं कि किस चीज़ को सर्वप्रथम हमको आवश्यकता पड़ती है। आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद क्या होगा? पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या सारी चीज़ें क्या चाहिए? अब ये मत कह देना कि कुछ और। ठीक, जो लॉजिक चीज़ें होती हैं, आपको सर्वप्रथम क्या चाहिए? भूख लगी हो तो क्या चाहिए? रोटी। अब छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको तो दूध चाहिए, लेकिन उसको भी उस स्तर पर चाहिए। आप बड़े हो गए, दूध पीना छोड़ दिए हैं, तो अब आपको क्या चाहिए? सबसे पहले रोटी। रोटी का मतलब ये नहीं कि अन्य व्यंजन नहीं, मतलब जितने भोजन हो सकता है वो चीज़ें चाहिए, यानी रोटी चाहिए। उसके बाद कपड़ा भी चाहिए पहनने के लिए। उसके बाद रहने के लिए मकान भी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसको कह सकते हैं भोजन, पानी, निद्रा। ठीक ना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये हमारी दैहिक मांग है। हमारी सर्वप्रथम पहली मांग ही कौन सी होती है कि भाई हमको सबसे पहले खाने के लिए हम क्या करेंगे? जब हम कहते हैं ना भूखे पेट भजन न होए गोपाला, यानी हमको भूख लगी हो तो हमसे कोई भजन करवाने के लिए ले जाए तो क्या हमको भजन अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। यानी हमको भूखे पेट भजन न होए गोपाला, यानी भूखे हम जब रहेंगे तो कितने भी अच्छा भजन चल रहा हो, कितने भी अच्छे लोग आए हों, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। सर्वप्रथम हमको अपनी भूख शांत करनी है। भूख कैसे शांत होगी? भोजन से। भोजन हमको मिल जाता है, हमारी भूख शांत हो जाती है, तब आप हमको भजन करवाने ले चलिए। अच्छा, जहाँ मन करे ले लीजिए। हमारा पेट भरा रहेगा तो हम आराम से चल सकते हैं और हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम कर सकते हैं। जिस काम के लिए ले जा रहे हैं और हमको भूख लगी हो तो काम भी नहीं कर पाएंगे और भूख हमारी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें चाहिए, दैहिक। इसीलिए इसको प्राथमिक मांग भी कहते हैं। ठीक, दूसरा है सुरक्षा। सुरक्षा की मांग, सिक्योरिटी भाई, सिक्योरिटी चाहिए आपको। बिल्कुल। किस प्रकार की सिक्योरिटी? एक आदमी आपके पास खड़े रहें, सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त, जाते आते, ऐसे जैसे फिल्मों के स्टार होते हैं, आते जाते हैं, कोई राजनेता आते जाते हैं, तो उनकी तरह सिक्योरिटी जो लगी होती है, उस तरह की सुरक्षा चाहिए? हाँ, नहीं। यहाँ कह रहा है कि उस तरह की सुरक्षा नहीं चाहिए, हमको कानून वाली सुरक्षा चाहिए, हमको संवैधानिक सुरक्षा चाहिए, हमको एक सांस्कृतिक सुरक्षा चाहिए, हमको एक नैतिक सुरक्षा चाहिए। मतलब हम जिस समाज में रहते हैं, क्या हम रोज लोगों से झगड़ा करते हैं? नहीं करते हैं ना। मतलब हम ऐसे समाज में रहें कि लोग वहाँ के जैसे एक सम्मानित तरीके से रहते हैं, जैसे हम आप रहते हैं। कोई ना किसी से झगड़ा, ना किसी से बवाल, ना कुछ, ना हम कोई मारने के लिए परेशान है, ना हम किसी को मारने के लिए परेशान है। यानी हमारी समाज से क्या है? एक सुरक्षा है ना। तो वही सुरक्षा की मांग है कि भाई हमको ऐसे समाज में रखा जाए कि सुरक्षा, ये ना कि वो पांडिचेरी या लक्षद्वीप में कबीलों के बीच में रख दिया जाए और आप बेचारे परेशान रहें, वो सब मार के खा जाएं, उनको कोई चीज़ों का कोई फेर ही ना हो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप ही को मार डालें। तो इस तरह के समाज में सुरक्षित नहीं रह सकते हम। भले से हमको कितनों एकड़ ज़मीन दे दीजिए, हमको ऐसी जगह रखिए, कम संसाधन रहे चलेगा, लेकिन हमको समाज से सुरक्षा रहे। समाज हम क्यों रहते हैं गांव टोले में, अपना गांव में, शहर में, कस्बे में क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां हमको एक प्रकार की सिक्योरिटी मिलती है समाज से। न चाहते हुए भी आसपास के लोग हमसे सुरक्षित रहते हैं, हम उनसे सुरक्षित रहते हैं। यही एक सामाजिक दायरा होता है और ये चीज़ें हमको क्या चाहिए? समाज से चाहिए। यानी हम कहीं अलग तरीके से नहीं रहते, हम भी आप ही की तरह से रहते हैं, सम्मानित तरीके से रहते हैं और हमको उस तरह की सुरक्षा चाहिए। तो ये दूसरे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पर आती है सामाजिक मांग। सामाजिक मांग,
सामाजिक मांग क्या है भाई? सामाजिक मांग क्या है? समाज में हम जब रहते हैं तो भाई हमको रोटी कपड़ा मिल गया, उस समाज से हमको सुरक्षा मिल रहा है। अब सामाजिक मांग क्या है भाई? अब हमको जीने खाने के लिए कुछ ना कुछ रुपए पैसे चाहिए ना, अपना कर्म करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो हम अपनी योग्यता के अनुसार वो चाहते हैं कि जो हमारी योग्यता है उसके अनुसार हमको वर्ग मिले, वो सामान मिले, वो कार्य मिले। तो वो कहाँ मिलेगा? समाज में ही। तो समाज में जो स्थितियाँ होंगी, जैसे आप B.Ed किए हैं, BTC किए हैं, D.Led किए हैं, तो आप सामाजिक मांग क्या है आपकी? फिलहाल B.Ed BTC D.Led वाले क्या मांग है? फिलहाल आप कहेंगे कि हमको टीचर बनना है, ये आपकी सामाजिक मांग है। क्यों? क्योंकि समाज में टीचर का जो पद होता है वो बहुत सम्मानित होता है, बहुत उदाहरणशील होता है, एक आइडियल के रूप में होता है। तो ये जो सामाजिक मांग है, ये चीज़ें होनी चाहिए। आप इसके लिए भी समाज से जुड़ते हैं कि भाई हमको एक सम्मानित पद दिया जाए, ठीक? तो भाई आप उसके लिए मेहनत करते हैं, किसके लिए? समाज में रहने के लिए, सम्मान में पाने के लिए। तो आपको किस पैसे से मिलेगा? आप नौकरी वगैरह करते हैं तो आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है। अब अगला है स्व सम्मान की मांग। यहाँ तो हम चाह रहे थे कि बस नौकरी मिल जाए तो हम अपना जो परिक्षेत्र है, अपना कस्बा है, अपना गांव है, अपना क्षेत्र है, वहाँ के लोगों तक हमारा नाम समझ रहा है, कोई समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, जान रहा है, वहाँ तक हमारा दायरा सीमित था। लेकिन हई जो दायरा है ये बड़ा लंबा चौड़ा दायरा होता है। मोदी जी खान कि पूरा विश्व हमको जाने, ठीक? तो ये स्व सम्मान की मांग है। भैया हमको एक क्षेत्र विशेष से बिलोंग नहीं करना है, हमको संपूर्ण लोग जाने, संपूर्ण चीज़ें को हम बताएं, उस तरह का सम्मान चाहिए। हमको बहुत सारे कार्य चाहिए, हम बहुत सारे कार्य करेंगे, हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए? वोट चाहिए। और वोट देने के बाद क्या चाहिए भाई? वोट मिल गया, हम माननीय हो गए। माननीय हो गए तो हम कहाँ चले गए? संसद में चले गए। मतलब आप कहते हैं ना आके उसके बाद जनता से कि आपने हमको सम्मान किया। और जो पोस्टर वगैरह लिखा रहता है तो उसमें क्या लिखा रहता है? समस्त सम्मानित जनता। तो मतलब वो आपसे जो आप सम्मानित जनता है, जब इतनी सारी सम्मानित जनता है तो उनके सम्मान को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। तो वही ये चीज़ें हैं कि स्व सम्मान की मांग। मतलब वो चाहते हैं कि जो सम्मानित जनता है हमको सम्मान दे, न कि गाली दे, ठीक? तो इस तरह की फीलिंग रहती है। और हमको वो एरिया क्या होता है? बड़ा होता है। ये एरिया छोटा होता है समाज की मांग के अंतर्गत। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम एक सम्मान पाना चाहते हैं, हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, हम अपने आसपास पड़ोस के साथ रहना चाहते हैं, हंसी खुशी रहना चाहते हैं। लेकिन जिसका एरिया जो है वो ज़बरदस्ती का सम्मान लेना चाहता है कि हमको सम्मान चाहिए, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। चाहे अब उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? हमको अपनी योग्यता के साथ न्याय करना पड़ेगा। हम लीडरशिप करना चाहते हैं, हाई लेवल की लीडरशिप करेंगे। हम नौकरी यहाँ शिक्षक की पाना चाहते थे, नहीं, अब यहाँ हमें शिक्षक की नौकरी नहीं चाहिए। जो भारत का टॉप मोस्ट पोस्ट होता है यानी IAS, हमको वो वाली पोस्ट चाहिए, ठीक? ये सारी चीज़ें अब इसके अंतर्गत हमको चाहिए। यानी जो टॉप लेवल की चीज़ें हैं वहाँ पे मुझे उस तरह की चीज़ों को अचीव करना है। उन चीज़ों को अचीव करने के बाद वो सम्मान मुझे मिलेगा, ठीक? और लास्ट में आता है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि की मांग। आत्मसिद्धि की मांग क्या होती है भाई? आत्मसिद्धि की आत्मसिद्धि की मांग क्या होती है भाई? इन चीज़ों को हमने प्राप्त कर लिया, इन चीज़ों को भी प्राप्त कर लिया, इन चीज़ों को भी प्राप्त कर लिया, इन चीज़ों को भी प्राप्त कर लिया। अब ये सारी चीज़ों से हमको जब प्राप्त सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमको सेटिस्फाइड हो जाते हैं और हमको सिद्ध हो जाता है कि बस इसके अलावा अब कुछ नहीं है। अब हमको क्या करना है? वानप्रस्थ आश्रम चले जाना है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाना है, ठीक? मतलब ये सारी चीज़ें पाके वो सारी चीज़ों से जब संतुष्ट हो जाता है, दैहिक मांग से, सुरक्षा की मांग से, सामाजिक मांग से, स्वसम्मान की मांग से, तब जाके ये इस कैटेगरी में आता है और कहता है जब ये सारी चीज़ें अचीव कर लिए, भारत का टॉप मोस्ट पोस्ट भी हमारे पास है, उसके सम्मान, समाज का सम्मान भी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जब हमको मिल रही है तब इसके आगे कोई चीज़ होती ही नहीं है। यानी जो हम चाहते थे वो सारी चीज़ें हम सिद्ध कर चुके, यानी हम आत्मसिद्धि कर लिए, हम उस चीज़ को अचीव कर चुके, उस चीज़ को जी चुके, उस कार्य को कर चुके। अब इसके ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं बचा कि हमारी आवश्यकता हो, मानवता की आवश्यकता हो। इसके ऊपर का भगवान के पास चले जाएं तुरंत, हाँ? इससे ऊपर पोस्ट उन्हीं का है। यहाँ लिख दें क्या? गॉड का। यही पोस्ट चाहिए तो भाई इसके बाद वो अपने आप चले जाएंगे, ठीक? तो
ये इतने ही पोस्ट हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं, हम सिद्ध कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त हो जाती हैं इन चारों की, और 5वें पे इन सारी चीज़ों से हम देख लिए होते हैं, जान लिए होते हैं, जी चुके होते हैं जीवन, तो हमको ये आत्मसिद्धि मिल जाती है। अब ये बात करते हैं कि क्या कहा जाता है, इन दोनों को निम्न स्तर कहा जाता है। निम्न स्तर प्रश्न पूछता है किस तरह से, जो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है उसमें से कौन दो निम्न स्तर के हैं, कौन दो निम्न स्तर के। अन्य यूट्यूब चैनल वाले कुछ गलत बता रहे हैं, 3 को निम्न स्तर बता दे रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट करिएगा कि वो यूट्यूब वाले बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं। आप ये देखिएगा कि जो निम्न स्तर होता है वो सिर्फ 2 ही स्तर होता है। कौन कौन सा, दैहिक मांग और सुरक्षा की मांग, यही 2 जो होते हैं, यही जो 2 होते हैं निम्न स्तर होते हैं, और ये जो तीनों होते हैं ये उच्च स्तर होते हैं, यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक। अब आपसे प्रश्न कभी भी पूछे कि निम्न स्तर कितने होते हैं तो कहेंगे 2, अगर उनका नाम पूछ लेता है तो आप बता दें दैहिक मांग, सुरक्षा की। अगर पूछ दे कि उच्च स्तर कितने होते हैं तब कहेंगे 3, तीनों के नाम आप बताइए, सामाजिक मांग, स्वसम्मान की मांग, आत्मसिद्धि की मांग, ये सारी चीज़ें। अब कहीं परसेंटेज में आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मांग किस चीज़ की रहती है, कितने परसेंटेज में, परसेंटेज 100 का होगा, ठीक, कि 200 का होगा, 500 का होगा, तो अलग अलग देखिए कितने कितने लोगों की कितने कितने परसेंटेज मांग रहती है। तो ये कहता है जो 85% लोग इसकी मांग करते हैं, दैहिक मांग। सबसे पहले हमको जरूरत क्या है, 85%, दूसरा 70%, यानी 70% हमको ये चीज़ चाहिए, ठीक, 50% हमको सामाजिक मांग चाहिए, कितने परसेंट, 50%, 40% क्या चाहिए, स्वसम्मान चाहिए, 40% लोग मांग करते हैं कि हमको स्वसम्मान, और 10% लोग कहते हैं कि ये चीज़ें। अब आपसे वो परसेंटेज में पूछ ले कि ये सारी चीज़ें हमको दैहिक मांग में कितने परसेंटेज आते हैं, कितने लोग परसेंटेज में आते हैं, तो आप कहेंगे 85%। सुरक्षा की मांग में कहें कि लोग कितने परसेंट मांग करते हैं सुरक्षा की, तो 70%। सामाजिक मांग में कौन करता है, 50% लोग करते हैं। स्वसम्मान की मांग कौन करता है, 40% लोग करते हैं। आत्मसिद्धि की मांग 10%। यानी आप परसेंटेज के माध्यम से भी वो चीज़ें आप बता सकते हैं कि कितने कितने परसेंटेज की मांग होती है। शायद ये जो परसेंटेज है मेरे ही चैनल से पहले रिलीज हो रहा है, अगर किसी अन्य चैनल से रिलीज हो रहा हो तो बताइएगा। ये पहली बार ऐसा होगा कि ये मेरे चैनल से ही रिलीज हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि क्या लोग पढ़ाते हैं क्या नहीं। ये एक लाइन का है, इस चीज़ को भी उन लोगों को बता देना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें वो जानते रहें तब ना आपको बताएंगे, जब नहीं जानते हैं तो क्या बताएंगे। और कहा जाता है कि जब ये मांग, पहली मांग पूरी होती है तभी आप दूसरे की मांग करते हैं। ये नहीं कि पहले ही मांगना शुरू कर देते हैं, नहीं, सबसे पहले आप एक क्रम को प्राप्त करते हैं, यानी पहले क्रम को प्राप्त करने के बाद दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरा प्राप्त करने के बाद तब तीसरे के बारे में सोचते हैं, तीसरे को प्राप्त करने के बाद तब चौथे के, तब 5वें के। यानी ये जो क्रम होता है इसी तरह का क्रम होता है, इसमें से कोई क्रम ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है, एक ऑर्डर में होता है और इसी ऑर्डर में आपको रखना भी है और एक एक को सिद्ध करना भी। इसीलिए कहा जाता है पदानुक्रम का सिद्धांत, एक एक करके पद चलते चले जाते हैं, इसीलिए तो पदानुक्रम का सिद्धांत कहा जा रहा है। तो इसीलिए दैहिक सिद्धांत हो गया, सुरक्षा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गए। तो एक एक मांग के बारे में पता चल गया आपको। ये सारी क्लास में, एक ही क्लास में पूरी क्लास को मैंने समेट दिया, और जो आपके C-TET में नंबर 1-2 नंबर इस मैस्लो से छूट रहे थे वो 1-2 नंबर 3 नंबर मैंने पक्का कर दिए। इस क्लास से जितने लोग भी जुड़े होंगे, इससे आने वाले प्रश्न आपसे अब छूट नहीं सकते हैं। जितने भी हो सकते थे मैंने सारे प्रश्न को कर लिया, और पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, 2-3 नंबर उसने पूछा, और इससे बाहर का तो है ही नहीं, इससे बाहर का तो है ही नहीं। चाहिए आप इसके बाद चाहे साइकोलॉजी के प्योर क्लास क्यों ना हो, उसके लिए भी ये पूरी तरह लाभदायक है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और एक बार और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तुरंत कर दें। और जो लेट से जुड़े हों वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। जो हमारे न्यू व्यूअर हैं उनका भी स्वागत है, जो पुराने हैं उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।